नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ हिंदी। यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास। यहाँ आपको मिलेगा डेली लाइव क्लास मिलेगा, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विगत 5 वर्षों से मैं करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और स्टैटिक जीके पढ़ाता रहा हूं। दोस्तों, मैं यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू तथा यूपीपीएससी का मैं 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का मैं लगातार मेंस देता रहा हूँ और आज भी दे रहा हूँ। दोस्तों, अनअकैडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं। वो सभी आज अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप दोस्त, जब आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा आप दे सकते हैं। यहाँ जो भी सिलेबस है दोस्त, वह कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। आपको यहाँ जो भी सिलेबस मिलेगा दोस्त, वह कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा। दोस्त, यहाँ पे 2 तरह का कोर्स है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। प्लस, सबसे पहले हम प्लस के बारे में बता दें कि प्लस कोर्स में क्या है। 1 महीने की जो फीस रखी गई है वो है 9,000 रुपये। 3 महीने की जो फीस रखी गई है वह है 22,500 रुपये। 6 महीने की जो फीस रखी गई है 25% छूट के साथ रखी गई है 40,500 रुपये। और 1 साल की मतलब 12 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 49,500 रुपये। 24 महीने की जो फी है वो है 72,000 रुपये और 36 महीने की जो फीस है वो है 90,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001, ये हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यह प्लान पड़ेगा। 1 महीने की फीस आपको पड़ेगी 9,000 की जगह पड़ेगी 8100 रुपये। 3 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ आपको 20,250 रुपये। 6 महीने की जो फीस है वो 36,450 रुपये। 12 महीने की जो फीस है वह 14% छूट के साथ, 54% छूट के साथ तथा 10% और डिस्काउंट, जो मेरा कोड है आप उसको प्रयोग करेंगे तो आपको 44,550 रुपये। और 24 महीने का जो फीस है वो है आपको 10% छूट के साथ 64,800 रुपये। और 36 महीने की जो फीस है वो 90,000 की जगह पे अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यह पड़ेगा 81,000 रुपये। दोस्तों, 81,000 रुपये में, मात्र 81,000 रुपये में इतना कम प्राइस में आपको 3 साल तक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी बात है। 3 साल तक मात्र आप 81,000 में आप पढ़ेंगे। सोचिए कितना कम मार्जिन है। मतलब आप समझ लीजिए कि 25,000 रुपये, लगभग 25-26,000 रुपये सालाना। इतना कम खर्च पे कोई भी भारत में कोई भी एकेडमी इससे बेहतर सेवा आपको नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त, आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप एडमिशन लीजिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। मेरा कोड है AKS001। आप इसके माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए क्योंकि यह प्लान आप ही के लिए लाया गया है, आपकी बेहतरी के लिए लाया गया है। इस कोरोना काल में जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है उसको उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। इससे कम फीस पे कोई भी संस्थान इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। दोस्त,
यहाँ पे यूपीएससी सीएससी जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 1 महीने की जो फ़ी है वो है 5,000 रुपये। 1 महीने की जो फ़ीस रखी गई है 5,000 रुपये, 6 महीने की फ़ीस रखी गई है 22,500 रुपये 25% छूट के साथ। 12 महीने की जो फ़ीस रखी गई है वो 54% छूट के साथ 27,500 रुपये में, और 24 महीने की जो फ़ीस रखी गई है वो रखी गई है 68% छूट के साथ 40,000 रुपये, और 36 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 50,000 रुपये। ये है क्या, बिना डिस्काउंट का। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 1 महीने की जो फीस देनी होगी वो 5,000 की जगह पर कितनी देनी होगी दोस्तों, 4500 रुपये। 6 महीने की जो फीस है 22,500 की जगह 20,250 रुपये, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। 1 साल मतलब 12 महीने की जो फीस होगी वो होगी 1% छूट के साथ 24,750 रुपये, और 24 महीने की जो फीस होगी वो होगी 67% छूट के साथ तथा 10% और डिस्काउंट के साथ 40,000 की जगह पे 36,000 रुपये, और 36 महीने की जो फीस होगी वह 72% छूट के साथ तथा 10% और डिस्काउंट के साथ 50,000 की जगह पे 45,000। यह दोस्तों जो है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है। आप अगर आप प्रत्येक महीने लेते हैं, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, इसलिए दोस्त आप लोग हमारे कोड का प्रयोग कीजिए और इसका फायदा उठाइए। अब हम चलते हैं दूसरा कोर्स। प्लस कोर्स के बाद आइकोनिक कोर्स। आइकोनिक कोर्स में जो फीस रखी गई है, देखिए दोस्त, आइकोनिक कोर्स इनके लिए है जो या तो अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं, या जो तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है आइकोनिक कोर्स। आइकोनिक कोर्स में जो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 69,500 रुपये। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 27% छूट के साथ 1,07,000 रुपये, और 36 महीने का मतलब 3 साल का जो रखा गया है सब्सक्रिप्शन 1,41,000। अगर आप हमारे कोड AKS001, जो मेरा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको उस पर 10% की छूट मिलेगी, और आपको इसके लिए देना होगा 12 महीने की जो फीस 69,500 रुपये है उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप हमारे कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए देना होगा मात्र 62,550 रुपये। 24 महीने का फीस जो 1,07,000 रुपये था, अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको देना होगा मात्र 96,300 रुपये। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारे कोड का प्रयोग करते हैं तो 3 साल की फी जो 1,41,000 रुपये है वो उसमें आपको 1,26,900 रुपये मात्र देना होगा आइकोनिक कोर्स के लिए। दोस्त, आइकोनिक कोर्स बहुत ही बेहतर कोर्स है, या उनके लिए जो अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं या तो तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, इस कोरोना काल में जिस तरह हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि अन अकेडमी ने यह एक बेहतर प्लान लाया है। दोस्त, इसका फायदा उठाइए और आप लोग इससे जुड़िए, और आप अपने घर बैठे एक बेहतर एजुकेटर से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप हमारे कोड का जरूर प्रयोग कीजिए और एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप हमारे कोड का प्रयोग जरूर कीजिए, और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं विषय वस्तु पे। आज हम पढ़ेंगे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से, बेसिक से। हम एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, मतलब भारत का संवैधानिक विकास, मतलब भारत में जो संविधान का विकास हुआ वह किस तरह हुआ, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास। संविधान क्या है? तो संविधान एक क्या है, वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है
जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। संविधान क्या है? संविधान एक क्या है? वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके, चाहे देखिए कोई भी संविधान हो सकते हैं, चाहे कोई जरूरी नहीं है कि जो भारत का लोकतांत्रिक संविधान हो सकता है, तानाशाही शासन का भी संविधान हो सकता है। किसी, क्योंकि जो भी शासन होता है, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन हो, चाहे वह राजा के द्वारा संचालित शासन हो, चाहे वह तानाशाही शासन हो, सबका एक अपना संविधान होता है, क्योंकि बिना एक संविधान हुए कोई भी शासन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो संविधान क्या है? वह मूलभूत सिद्धांत है जिस पे शासन किया जाता है। वह मूलभूत सिद्धांत जिस पे शासन किया जाता है वो क्या होता है? संविधान होता है। वह कोई भी सब किस तरह पे, तानाशाही शासन में भी हो सकता है, राजशाही में भी हो सकता है और लोकतांत्रिक हो सकता है। तो उसी के अनुरूप राज्य का शासन का संचालन किया जाता है, यही संविधान होता है। अब हम देखेंगे कि भारत में संवैधानिक जो विकास हुआ, हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास जो एकाएक नहीं हुआ, यह काफी समय से चला आ रहा है। हम देखेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास दो चरणों में हम देखते हैं। एक क्या देखते हैं? कंपनी के शासन के दौरान, और दूसरा देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब क्राउन का शासन शुरू हुआ उसके दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ उसका, और आजादी के बाद जो संवैधानिक विकास हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे इसमें। भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। अभी हम बताए ही कि किसी एक समय पे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का विकास नहीं हुआ है, वरन यह एक क्या है? क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से, ब्रिटिश शासन के दौरान मतलब कंपनी के शासन के दौरान और क्राउन के शासन के दौरान यह अनवरत होता है। हम देखते हैं कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1947 का जो माउंटबेटन योजना था, यहाँ तक ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास हो। भारत में संवैधानिक विकास को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, अभी हम बताए ही थे आपको। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, और दूसरा ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 की क्रांति के पहले तक कंपनी के अधीन जो भी संवैधानिक विकास हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे, और 1858 के चार्टर्ड एक्ट से लेकर 1947 के माउंटबेटन योजना तक जो भी संवैधानिक विकास हुआ उसका अध्ययन हम करेंगे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, एक क्राउन के शासन के अंतर्गत। इसलिए इसको हम भारतीय संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट कर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग हमारे कोड से जरूर एडमिशन लीजिए। मेरा कोड है AKS001। अब हम दोस्तों बात के देखेंगे क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भारत के संवैधानिक विकास, सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे हम? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखेंगे, ईस्ट इंडिया एक्ट 1781, चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर्ड एक्ट 1853। इतना अध्ययन करेंगे। 73, 1781 ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 93, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर्ड एक्ट 1853। यह हुआ भारत की संवैधानिक विकास हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत।
लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, उसके अंतर्गत क्या क्या संवैधानिक विकास हुआ उसका हम देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1881, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947, 1947 इतना तक हम इसमें आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये किसने आया था? कंपनी के अधीन। कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास शुरू हुआ भारत में पहली बार, वह कब हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम देखते हैं कि भारत में पहला संवैधानिक विकास के लक्षण दिखाई देते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत क्या किया गया? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। पहली बार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया गया? कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। इस पहली बार वहां की संसद ने कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए 2 संस्थाओं का विकास किया। इंग्लैंड में 2 संस्थाएं, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा लगा? गवर्नर जनरल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स को बनाया गया। पहले गवर्नर क्या था? कलकत्ता के जो गवर्नर थे उनको क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और तीनों प्रेसिडेंसियों को इससे जोड़ दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों को इसमें जोड़ दिया गया, मतलब बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को। और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे का प्रभाव तीनों प्रेसिडेंसियों पे हो गया। इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि इसके पहले सभी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे एक दूसरे से स्वतंत्र थे। पहली बार क्या हुआ? संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। एक 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो उसमें क्या कर, जो बहुमत की सहायता से, जो बहुमत से गवर्नर के फैसले को रोक भी सकते थे। और पहली बार एक बोर्ड का गठन किया गया जो कंपनी के शासन पे गवर्नर पर नियंत्रण स्थापित। और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और तीनों प्रेसिडेंसियों, बंगाल, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के जो अलग अलग गवर्नर होते थे उन सबको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हम देखते हैं कि 1774 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1700 बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। पहली बार संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया था कंपनी के शासन पे? वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में। कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
अब हम देखेंगे कि दूसरा संवैधानिक विकास हुआ कंपनी के तहत, वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो दूसरा नियंत्रण था कंपनी के ऊपर संसदीय। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज माना। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य के क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज माना जाता है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया। मतलब क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट जो था, जो 1784 में आया, एक पहला वैधानिक दस्तावेज कहा जाता है जो ब्रिटिश राज के स्वामित्व के को कंपनी पर क्या किया हो, दावे का वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग करने का प्रयास। मतलब कंपनी के जो पहले क्या था, एक ही कंपनी जो थी वो दोनों काम को देखती थी, व्यापार भी करती थी और प्रशासनिक कार्य भी देखती थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया। इस एक्ट के तहत मतलब प्रशासनिक कार्यों और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे। भाई जब अलग अलग कर दिया गया कंपनी का, मतलब उनके व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस तरफ क्या हो गया, ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के अब दो शासक थे। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 तक बनी रही। हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। अब कंपनी में दो लोग बने, व्यापारिक कार्य कंपनी देखती थी और प्रशासनिक कार्य जो थे वो सम्राट के अधीन कर दिया गया। मतलब दूसरा नियंत्रण मंडल जो था, पहला कंपनी के जो निदेशक और बोर्ड के लोग थे व्यापारिक कार्य देखते थे, और प्रशासनिक के लिए दूसरा जो नियंत्रण मंडल बनाया गया जो जिसका हेड सम्राट था। यह स्थिति कब तक, 1858 मतलब 1857 की क्रांति तक यही स्थिति बनी रही कि दो लोग एक साथ, क्राउन का भी और कंपनी दोनों का एक साथ, प्रशासनिक कार्य क्राउन देखता था और व्यापारिक कार्य कंपनी देखती। गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। होता क्या था कि हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो नियंत्रक मंडल का जो गठन किया गया था उसमें 4 सदस्य थे। तो क्या होते थे, 4 में से 3 लोग एक तरफ हो करके गवर्नर के कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। उसी हस्तक्षेप को दूर करने के लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनको घटा के 4 की जगह पे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 कर दिया गया। इसमें और इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की। क्या क्या हुआ इसमें, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दिया गया। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे जिनको घटा के संख्या 4 से 3 कर दिया गया। और इस परिषद को जो गठन किया गया, इसमें एक आते प्रशासन में जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व और देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। तो हम देखेंगे जो तीसरा जो प्रशासनिक जो संवैधानिक विकास हुआ वो था 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया। मतलब 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को क्या किया गया, मजबूत कर दिया गया, क्योंकि वो बार बार देखता होता था कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे वो क्या करते थे, अपने 3 लोग अब एक तरफ होकर के और यह गवर्नर के कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। इसी को देखते हुए इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया, जिसमें यह गवर्नर जनरल को यह विशेष अधिकार दिया गया विशेष परिस्थितियों में कि वह परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। मतलब परिषद पे, इसका मतलब क्या हुआ, परिषद पे गवर्नर की जीत हुई। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। मतलब गवर्नर जनरल के साथ साथ सैन्य संचालन के लिए वो क्या था, प्रधान सेनापति भी हो गया। क्योंकि इसके पहले हम देखते हैं कि उसके पहले देखते हैं कि कॉर्नवालिस के समय में सेनापति जो यहाँ पे जनरल थे और उसको लेके विवाद उत्पन्न हो गया था गवर्नर जनरल में। इसी को दूर करने के लिए 1786 का जो अधिनियम आया उसमें क्या कह दिया गया कि गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान कर दी गई, जिससे इस तरह का कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। मैं अभी बताया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस किचनर विवाद हो गया था। किचनर जो थे वो थे सेना के जनरल थे। किसी चीज को लेकर इन लोगों में विवाद हो गया था। इसी विवाद को दूर करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1700 पार्लियामेंट के द्वारा 1786 का अधिनियम लाया गया और गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर देते हुए गवर्नर जनरल को क्या किया गया, प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। मतलब वह जनरल फौज के जो जनरल सेनापति थे उनके फैसलों को वह क्या कर सकता था, निरस्त कर सकने की शक्ति प्रदान की गई 1786 के अधिनियम के तहत। इसके बाद आया चार्टर्ड एक्ट 1793। चार्टर्ड एक्ट 1793, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। क्या होता था, जब से नियंत्रक मंडल का गठन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसके बाद से कंपनी के कार्यों की बार बार समीक्षा होती रही और इसके तहत 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आया, इसके तहत कंपनी का जो अधिकार, व्यापारिक अधिकार था, उसको 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल के जो 10 सदस्य थे उनकी वेतन देने की व्यवस्था भारतीय राजस्व से की गई। तो था चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 के तहत नियंत्रक मंडल के सदस्य जो थे उनके वेतन, राजस्व भत्ते आदि की व्यवस्था भारतीय राजस्व से किया गया। ये था 1793 का चार्टर्ड एक्ट। अब आया 1813 का महत्वपूर्ण चार्टर्ड एक्ट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें अब इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
तथा कुछ प्रतिबंधों के साथ सारे ब्रिटिशियन के लिए भारत का जो मार्केट था उसको उनके व्यापार के लिए खोल दिया गया। कंपनी अब केवल चाय और चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार, चीन के साथ और चाय का व्यापार वह केवल कर सकती, यह कंपनी के पास रखा। बाकी जो भारत का जो क्षेत्र था वह पूरे ब्रिटिशियन के लिए खोल दिया गया। मतलब सारे ब्रिटिशियन अब व्यापार कर सकते हैं भारत में कुछ प्रतिबंधों के साथ। 1800 कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि कंपनी का एक व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हो गया। वो था चार्टर्ड एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार बना। चाय और चीनी, चाय और चीनी तथा चीन के साथ जो कंपनी का जो व्यापार हो रहा था वह लगातार बना रहा। बाकी व्यापार पे प्रतिबंध कर दिया गया और सारे ब्रिटिशियन के लिए भारत का क्षेत्र खोल दिया गया। तो यही क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हो गया। वह था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा इसमें क्या किया गया, कंपनी को पुनः देखते हैं 1793 में 1793 चार्टर के तहत क्या किया गया था। 1786 के चार्टर के तहत भारतीय प्रदेशों का मतलब जो राजस्व का नियंत्रण किसको दे दिया गया था, सम्राट के अधीन रख दिया गया था। कंपनी केवल व्यापारिक कार्य देखती थी, लेकिन हम देखते हैं कि 1813 के चार्टर के तहत फिर दोबारा राजस्व का कार्य किसको दे दिया गया, कंपनी को दे दिया गया। क्योंकि अब तो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो गया, इसलिए कंपनी अगले 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेशों के राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दोबारा ब्रिटिश संसद के द्वारा दे दिया। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, दोनों कार्यों का बंटवारा कर दिया गया, व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य जो था वो क्या किया गया, क्राउन के अंतर्गत रख दिया गया और व्यापारिक कार्य कंपनी देखती थी, निदेशक मंडल देखता था। लेकिन जब 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो क्राउन से जो प्रशासनिक कार्य जो क्राउन के अधीन देखा जाता था उसको दोबारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए सौंप दिया गया था। यह कहा भी गया, स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर मतलब जो भारतीय भूभाग थे इस पे क्राउन के प्रभुत्व में कोई प्रभाव नहीं, मतलब क्राउन का जो प्रभुत्व बना रहेगा और इसी क्राउन के प्रभुत्व के अंतर्गत कंपनी क्या करेगी, प्रशासनिक कार्यों को देखेगी। कंपनी प्रशासनिक कार्यों को देखेगी, लेकिन किसके अंतर्गत, क्राउन के अंतर्गत ही देखेगी। इस एक्ट में भारत में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस एक्ट का क्या हुआ कि भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति दे दी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में इस शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए
1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। भले ही यह खर्च नहीं किया गया, लेकिन पहली बार भारत में शिक्षा पे बजट पास किया गया, वह 1 लाख रुपए। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई 1813 के चार्टर एक्ट। तो अब 1813 का चार्टर एक्ट रहा जो बहुत महत्वपूर्ण रहा। पहला चीज, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चीन और चाय के व्यापार, चीन के साथ तथा चाय का ही व्यापार केवल कर सकते थे। दूसरी चीज, कंपनी के जो प्रशासनिक जो कार्य जो क्राउन के अंतर्गत देखा जाता था, वह दोबारा कंपनी को सौंप दिया गया। तीसरा चीज कि भारत में शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए का कोष निर्धारित किया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना है। और चौथी चीज कि क्या हुआ, भारत में ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई। ये 4 महत्वपूर्ण जो परिवर्तन थे, ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया। अब आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम सबसे निर्णायक माना जाता है। ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो तीनों प्रेसिडेंसियों पर भी उसका अधिकार था, अब उसको क्या कहा जाने लगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता। भारत का गवर्नर जनरल। और यह पद किसको सबसे पहली बार दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल सबसे पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, उनको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछेगा कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। मतलब अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और दोनों शक्तियां, नागरिक और सैन्य शक्तियां, जो किसमें, गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। तीसरी चीज क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में ही जानी जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। हम देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो उसका 1813 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वह चीनी और चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हम देखते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब चीन के साथ भी उसके व्यापार और चाय के व्यापार पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और यह पूरे किसके लिए, पूरे ब्रिटिशियन के लिए यह खोल दिया गया कुछ प्रतिबंधों के साथ कि अब वह कहीं भी चीन के साथ भी और अन्य व्यापार भी वो कर सकते हैं। तीसरा चीज कि अब कंपनी केवल प्रशासनिक कार्य देखने के लिए नियुक्ति कर दी गई। मतलब अब कंपनी जो है भारत में व्यापारिक एकाधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और वह केवल एक क्या हो गया, प्रशासनिक निकाय बनकर ही रह गई। उसकी व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब वह पूर्णतः क्या, पूर्ण रूप से क्या, प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन आरंभ करने का प्रयास किया गया। मतलब चार्टर एक्ट 1833 के ही तरह पहली बार भारत में सिविल सेवकों की चयन की जो खुली प्रतियोगिता के आयोजन आरंभ करने का प्रयास किया गया। इसके पहले तक क्या होता था
सिविल सेवकों की जो नियुक्ति जो होती थी वह व्यापारिक मंडल और क्राउन के द्वारा सीधे की जाती थी, वह उसकी जगह पे अब खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया और पहली बार विधि परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और यह किया गया लॉर्ड मैकाले। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पहली बार कब एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल की परिषद में, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले को लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इनके अधीन तो क्या किया गया, विधि सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी लॉर्ड मैकाले। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया। ये इतना परिवर्तन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया, मतलब चीन के साथ भी उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि कंपनी जो थी अब केवल क्या काम देख सकती थी, क्राउन से प्रशासनिक कार्य लेकर कंपनी को पूर्णतः सौंप दिया गया और वह कंपनी अब केवल प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई। तीसरा चीज कि भारत का बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और चौथा परिवर्तन जो हुआ वो था कि 1833 के चार्टर के तहत हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और जिसमें लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इतना परिवर्तन था 1833 के चार्टर एक्ट के। देखिए आप इसको, अब मैं मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में संवैधानिक विकास के क्रमिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, तो आपको यही लिखना होगा दोनों, मतलब कंपनी के अधीन और क्राउन के अधीन। इसी को थोड़ा थोड़ा करके दो दो लाइन में लिखना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पूछ ही सकता है एग्जाम में। यूपीएससी में तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछता है 600 शब्दों में, लेकिन अन्य एग्जाम जैसे यूपीपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, यहाँ पे तो अब 60 क्वेश्चन पूछने का हुआ। या तो हो सकता है कि इसी में से पूछ दे कि संवैधानिक के क्रमिक विकास के दौरान 1813 और 1833 में हुए सुधारों का वर्णन कीजिए। हो सकता है कि दो ही उठा के पूछ दे। इसलिए यह चैप्टर जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। आप लोग हमारे कोड AKS 001 जो हमारा कोड है उसका जरूर प्रयोग कीजिए और आप लोग एडमिशन लीजिए, जिससे आपका और हमारा जो है लंबा चल सके। दोस्तों हम यहाँ पढ़ रहे हैं NCERT बेस्ड क्वालिटी। आज हम शुरू किए हैं यहाँ NCERT बेस्ड जो पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, मतलब भारत में संवैधानिक विकास का जो क्रमिक विकास हुआ, मतलब एक बार तो विकास हुआ नहीं, बहुत अनवरत प्रयास के बाद भारत में संविधान का विकास हुआ, संवैधानिक विकास हुआ, उसी का हम एक एक स्टेप का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 1833 के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम है। 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके बाद हम क्या देखते हैं, 1858 का आता है तो क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, लेकिन अब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम चार्टर अधिनियम था कंपनी के लिए। ठीक है, 1853 का चार्टर। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों की प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की। मतलब 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत
गवर्नर जनरल के परिषद के में जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग करने का प्रयास किया, व्यवस्था की। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की। विधि निर्माण के लिए मतलब कानून के निर्माण के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के चार्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आता है भारत शासन अधिनियम 1858। मतलब इसके 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट और शासन अधिनियम। चार्टर एक्ट अभी तक क्या था, चार्टर एक्ट जो आता था वह संसद के द्वारा पारित हो गया था, लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और क्राउन का शासन शुरू होता है। और क्राउन के शासन के अंतर्गत भारत में पहला जो अधिनियम आता है वो था भारत शासन अधिनियम 1858। अब हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1858 मतलब क्राउन के शासन के दौरान क्या क्या संवैधानिक विकास हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसका अध्ययन हम करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के अंदर। इसके तहत अधिनियम की क्या क्या विशेषता रही, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। मतलब क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो चार्टर भारत शासन अधिनियम आया उसके तहत कंपनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन का शासन शुरू हुआ। दूसरा चीज, गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, अब भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय मतलब, वायसराय का मतलब होता है क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। क्राउन का, अब अभी तक तो कंपनी से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब उसको वायसराय मतलब होता है कंपनी का प्रत्यक्ष सीधा प्रतिनिधि, कंपनी का नहीं, क्राउन का सीधा प्रतिनिधि हो गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वह भारत में ब्रिटिश राज का क्या हो गया, प्रत्यक्ष सीधा प्रतिनिधि हो गया। और इसको पहला वायसराय बनने का सौभाग्य किसको मिला, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था। अब क्या हुआ, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, वह ब्रिटिश क्राउन का क्या हुआ, सीधा प्रतिनिधि हो। इस दूसरा क्या परिवर्तन हुआ कि इस अधिनियम के तहत एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। एक नया पद बनाया गया इस अधिनियम के तहत 1858 के चार्टर भारत शासन अधिनियम के तहत, और एक नए पद का सृजन किया गया जिसको क्या कहा गया, भारत सचिव। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। मतलब यह कहाँ रहता था, भारत सचिव का जो पोस्ट था यह लंदन में विकास किया गया, वहीं पे ब्रिटेन में, और वहां से वह भारत के प्रशासन पे पूरी तरह से क्या करता था, नियंत्रण। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई। ये पूछा गया परीक्षा में कि भारतीय परिषद पे भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का निर्माण कब किया गया था, 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन कार्य में परामर्श और सहायता, भारत सचिव को परामर्श और सहायता देने के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो भारत में कैसे शासन चलाया जाए, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाए, इसके लिए उनका कार्य क्या था, सलाह देना। अब इसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद
भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक पांचवा सहायक शामिल किया गया। मतलब गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे, उसमें एक 5वें सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया, एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त, मतलब भारत में कैसे कानून होने चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, इसकी शक्ति किसके पास थी? गवर्नर जनरल की परिषद के पास। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे। इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। मतलब यह किसको पावर दिया गया? गवर्नर जनरल को, वायसराय को पावर दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति सीधे खुद कर सकता है, जिसमें से आधे सदस्य मतलब 6 सदस्य जो होंगे वह क्या होंगे? गैर सरकारी क्षेत्रों से होंगे। गैर मतलब 6 सदस्य किसकी नियुक्ति? प्रशासनिक जो अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है, लेकिन 6 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो क्या हो? गैर सरकारी हो, मतलब वह प्रशासनिक कार्यों से उनका कोई भी लेना देना न हो, ऐसे लोगों को नियुक्त कर। अब इसके बाद से आया भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहले क्या था कि 12 में से 6 जो सदस्य होते थे वह गैर सरकारी और 6 सरकारी, लेकिन अब क्या किया गया? धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किया गया और इसके तहत अब जो गवर्नर जनरल के द्वारा जो नियुक्त किए जाएंगे उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा, इसके बावजूद भी बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों के ही था। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। मतलब अब मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। 10 कम से कम और अधिक से अधिक 16। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक कर दिया। अगर मतलब 16 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं केंद्रीय विधानसभा में, मनोनीत किए जाते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा, तो उसमें से जो 10 सदस्य होंगे वो क्या होंगे? गैर सरकारी होना चाहिए, मतलब उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पे बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई? वह था 1893 का अधिनियम। 1893 के अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की अनुमति, एक पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, परंतु अभी भी क्या था? वो मतदान नहीं कर सकते थे। मतलब गवर्नर जनरल के जो निर्णयों को ये रोक नहीं सकते थे, लेकिन उन निर्णयों की आलोचना कर सकते थे, उस पर बहस कर सकते थे, लेकिन अभी भी मतदान के द्वारा उसको ये रोक नहीं लगा।
यह पावर दिया गया चार्टर्ड एक्ट 1893। अब आया भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको क्या कहा जाता है, मॉन्टे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की। यह क्या किया, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे, इनके आकार में, इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या अब 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग होती थी। कई जैसा विधान परिषद प्रांतों में उसी जनसंख्या के अनुसार उसके सदस्य भी होते थे, लेकिन केंद्रीय परिषद में जो जिनकी संख्या 16 थी उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। अब आया उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहता है, चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, 1919 का वो चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। अब हम देखते हैं कि इसी 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, कि राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध मतलब दोहरा शासन की शुरुआत कब हुई, वो था 1919 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कई बार एग्जाम में पूछा है। 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः दो भाग। अब क्या किया गया इसमें, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके अंतर्गत क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया, बंटवारा किया गया। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः, पहले क्या किया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय का बंटवारा किया गया। उसके बाद पुनः प्रांतीय विषयों को भी पुनः दो भागों में बांटा गया। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार, 1919 के चार्टर्ड अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, भारतीय आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक के सिद्धांत को विस्तारित किया। मतलब सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को क्या किया गया, विस्तारित कर दिया गया। इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। अब देखिए यह कितना इंपॉर्टेंट है। 1919 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, 1919 के चार्टर एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन का गठन किया गया। द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के चार्टर्ड एक्ट के तहत किया गया। दूसरा चीज कि इसमें क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पे हम देखते हैं कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, भारतीय आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों को भी क्या किया गया, निर्वाचन के सिद्धांत
पृथक निर्वाचन के सिद्धांत, अलग अलग निर्वाचन के सिद्धांत को क्या किया गया, विस्तार दिया गया। तीसरा चीज इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण कि भारत में पहली बार इसी के तहत 1919 के तहत ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और इसी अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि 1926 में लोक सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1926 में 1919 के चार्टर अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब आया भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब अब क्या किया गया, जो 1935 के शासन अधिनियम के तहत किया गया कि जो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और 1935 के शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब देखिए, भारत के संविधान में सबसे ज्यादा अगर किसी अधिनियम का प्रभाव दिखता है तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसीलिए आप बार बार सुनते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे कानून हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से सीधे सीधे लिए गए हैं। अब इसमें क्या किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। दूसरा, केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। मतलब कौन सा विषय राज्य के पास होना चाहिए, कौन से विषय केंद्र के पास होना चाहिए और किस विषय पे दोनों का विचार होना चाहिए, इसको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बंटवारा किया गया। अब सोचिए, अब यह क्या हो गया, तो लिया तो गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में, लेकिन यह कहीं ना कहीं 1935 के भारत शासन अधिनियम में बहुत पहले से मौजूद था और इन पे इनके अलग अलग तीनों विषयों पर अलग अलग कानून बनाने का अधिकार राज्यों को और केंद्र को दिया गया। तो क्योंकि उस समय क्या करते थे, उसमें यह पद पावर किसको दिया गया था, कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया। तीसरा चीज, 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ किया गया। मतलब जो उस समय 11 प्रांत थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में, उसमें 6 में क्या हो गया, द्विसदनीय शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया। तीसरा चीज क्या परिवर्तन हुआ इसमें, इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति कर दिया गया। इंग्लैंड में भारतीय परिषद की समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत भारत में 1835 के चार्टर एक्ट के तहत ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया, लेकिन 1935 के चार्टर एक्ट के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि केंद्र में राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1935 के तहत ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इंग्लैंड में भारत परिषद जो था, सलाह देने के लिए भारत सचिवों के लिए बनाया गया था परिषद, उसको समाप्त कर दिया गया। कितना, जब देखिए कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ है इसमें। तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या किया गया, यहाँ विस्तार दिया गया।
लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और संघीय न्यायालय का प्रावधान, ये कई बार एग्जाम में कि किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। तो हम देखते हैं कि यह क्रमिक जो परिवर्तन हो रहा था संवैधानिक विकास में, अगला था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो आया वो आया था कब? 1942। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत, यह एक क्या था? सदस्यीय आयोग था जो सर स्टोफर क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया। क्रिप्स मिशन जो आया भारत में एक सदस्यीय आयोग था जो 1942 में ब्रिटिश क्राउन शासन के द्वारा उसको भेजा गया। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत क्या हो? एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। मतलब आजादी नहीं मिलेगी लेकिन वो उनका राज्य रहेगा, लेकिन किसके अंतर रहेगा? क्राउन के अंतर्गत। इसमें क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश शासन सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। इसे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी। जिसे मतलब आज भी हम लोग देखते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के देशों की स्थिति है, तो क्या है आज भी वहां का जो सम्राट कौन होता है? किसको माना जाता है? क्राउन को माना जाता है, ब्रिटिश क्राउन को। भले ही वो आजाद देश हैं लेकिन उनकी स्थिति अभी भी क्या है? उनको सम्राट किसको माना जाता है? क्राउन को। अब इसके बाद हम देखते हैं क्रिप्स मिशन के बाद बेबल योजना आता है 1945। इस क्रमिक विकास संवैधानिक विकास के तहत बेबल योजना 1945। बेबल योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, क्योंकि हम देखते हैं कि 1945 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध था, क्या था वो? समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इसमें इसके तहत क्या किया गया कि भारतीयों द्वारा जब तक संविधान नहीं बना लिया जाता है तब तक एक क्या हो? एक अंतरिम व्यवस्था कायम हो जिसके तहत शासन चलाया जा सके। इसके लिए 1945 में बेबल योजना लाया गया था। परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों के समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये किया गया कि बेबल योजना के तहत जो एक परिषद का गठन किया जाएगा शासन चलाने के लिए, उसमें सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। कार्यकारी परिषद अंतरिम सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग अकारण नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या था? गवर्नर जनरल को तो ये पावर दिया गया कि वह वीटो करेगा, कर सकता है, लेकिन अकारण बिना किसी कारण के वह वीटो नहीं करेगा। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया गया और परिषद में इन्हें बराबर समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हिसाब हिंदुओं की थी, फिर भी यहाँ मुसलमानों को और हिंदुओं को बराबर रखा गया और उन्हें इससे क्या, मुसलमानों को खुश करने के लिए उनको हिंदुओं के बराबर प्रतिनिधित्व, जो परिषद का गठन होगा उसमें बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और यही कार्यकारी जो परिषद होगी भारत में एक अंतरिम सरकार का, राष्ट्रीय सरकार का गठन करेगी। इसीलिए
बेबल योजना को ही क्रियान्वित करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बेबल योजना को ही क्रियान्वित करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1945 में। 30 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। मतलब शिमला में जो सम्मेलन मनाया गया 25 जून 1945 को, यह एक सर्वदलीय मुस्लिम लीग और कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसको किसने बुलाया था? गवर्नर जनरल बेबल ने बुलाया था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उस समय नेतृत्व अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया जिसमें अबुल कलाम आजाद और सीमांत गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू अन्य लोग थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के सदस्य थे। लेकिन इसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने दावा किया कि मुसलमान प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार केवल किसी को है, वो मुस्लिम लीग को है, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है। और इस पे गवर्नर जनरल बेबल ने वीटो का प्रयोग किया और मुस्लिम लीग का समर्थन किया। इसी को लेकर यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और शिमला समझौता क्या हो गया? असफल हो गया। जब शिमला समझौता असफल हो गया, उसके बाद से कैबिनेट मिशन का गठन किया गया 1946 में। क्योंकि हम देखते हैं कि 19द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन की आलोचना शुरू हो गई और विश्व के अन्य देश जो थे वह मांग करने लगे, जिसमें चीन हुआ, ऑस्ट्रेलिया आदि देश जो थे वह दबाव बनाना शुरू कर दिए कि ब्रिटिश शासन को भारत में अब समाप्त करके भारतीयों को शासन सौंप दिया जाए। इसी को दबाव को देखते हुए हम देखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया कि भारत में एक कैसी व्यवस्था स्थापित किया जाए, इसके लिए भारत में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, भेजा गया। तब तक हम देखते हैं कि वहां पे ब्रिटेन में क्या हुआ, लेबर पार्टी के सरकार का गठन हो गया था और लेबर पार्टी जो थी वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में, और क्लेमेंट एटली भारत के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस शामिल थे। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें स्टफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस इसके सदस्य के रूप में थे। और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे स्टफर्ड क्रिप्स। स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे स्टफर्ड क्रिप्स। इस मिशन द्वारा 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रमुख प्रावधान, तो हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन का क्या क्या प्रावधान था। पहला, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, पहला। दूसरा, संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक विधानसभा की स्थापना की जाएगी। इस विधानसभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 222 जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से, 93 जो सदस्य होंगे वो देशी रियासतों से, और 4
चीफ कमिश्नर के क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या पर विधानसभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। मतलब कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संवैधानिक विकास की जो क्रमिक प्रक्रिया चली आ रही थी, अब यहाँ से यह एक मूर्त रूप लेना शुरू हुआ। इसीलिए पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य कब से शुरू हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत ही शुरू किया गया। अब इसी के तहत कैबिनेट मिशन के ही तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का 24 अगस्त 1940 को 24 अगस्त 1940 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। शुरू में इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी अंतरिम सरकार। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें, हम देखते हैं कि शुरू में जो अंतरिम सरकार का गठन, क्योंकि मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या था, मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग कर रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और एक हुआ कि कैबिनेट जो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो। लेकिन शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन बाद में गवर्नर जनरल के कहने से मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, जिसका उद्देश्य क्या करना था, ये शामिल होकर जिसका उद्देश्य था परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए संघर्ष करना। मतलब यह मुस्लिम लीग को लग गया कि बाहर विरोध करने से बेहतर है कि परिषद के भीतर ही रह करके जो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, इसके अंतर्गत ही रह करके क्या किया जाए, पाकिस्तान के लिए संघर्ष किया जाए। इसी के तहत जो अंतरिम सरकार का गठन हो गया, उसके बाद से माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बन के आए। उनकी योजना थी 3 जून प्लान, जिसको कहा जाता है 3 जून प्लान। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। इसके बाद क्या हुआ, तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। अब क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दिया जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, 3 जून योजना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना को क्या कहा जाता है, माउंटबेटन योजना। 30 जून 1948 के पहले तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। इस योजना को प्रस्तुत किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को 1947 को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत क्या किया गया, भारत का विभाजन, भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया। 3 जून योजना के तहत ही भारत का बंटवारा किया गया। इन राज्यों की सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा पर असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए। भाई कैसे बंटवारा हो, इसके लिए तय किया गया कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो है उसमें और असम का जो सिलहट जिला है इसमें क्या किया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा तथा सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं। अब इसके बाद से आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
इसके तहत क्या किया गया, माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता में 1947 क्या किया गया, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को मान्यता प्राप्त हो गया। अब जो पहली स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उसमें कौन किस विभाग को, कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग यहाँ जान लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध इनके पास था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो प्रधानमंत्री बने थे, उनके पास इसी के साथ विदेश विभाग भी उनके साथ था और वैज्ञानिक शोध भी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण और राज्यों के मामले, भाई राज्यों के मामले जो थे कौन दिख रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य विभाग इनके पास था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग, आर के षणमुगम शेट्टी को वित्त विभाग, आर के कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वित्त विभाग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि विभाग, बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग। भारत में बनने वाली किसी भी सरकार में पहली महिला सदस्य थी और भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राजकुमारी अमृत कौर को नियुक्त किया गया था। CH भाभा को वाणिज्य विभाग, रफी अहमद किदवई को संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति और BN गार्गी को कार्य, खान और ऊर्जा का विभाग दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में जब इस अंतरिम सरकार में जब मुस्लिम शामिल हो गई, तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और CH भाभा इन लोगों को इस्तीफा दे देने के लिए दिए और बाद में इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी शामिल किया गया। अब इसके बाद से ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ, संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक से मिलता है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतया स्वीकार कर लिया, परंतु इस व्यवहारिक रूप वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा प्रदान किया गया। हम देखते हैं 1942 का जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में क्या किया, संविधान सभा के गठन को स्पष्टता तो स्वीकार कर लिया था, परंतु इसका जो व्यवहारिक जो रूप दिया गया वह 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत ही प्रदान किया गया। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर होता है कि भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कब हुई थी, वो उसके तहत हुआ था, वो हुआ था कैबिनेट मिशन के। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों होती। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सदस्य निर्वाचित हुए तथा छोटे और अन्य दल जो थे उनको 15 सीटें। मतलब जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ 1946 में, उसके तहत ब्रिटिश भारत के जो था जिसमें 296 सीटें निर्धारित किया गया था, उसमें
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य तथा स्वतंत्र दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। अब एक क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में आया है कि संविधान सभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई थी। तो याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारतीय संविधान के लिए 15 महिलाएं चुनी गई थी। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं चुन के आई थी। कौन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, कछानी बलायन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी और अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं जो थी ये भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। केवल आपको इतना ही जानने की जरूरत है, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि कितनी महिलाएं इसमें शामिल थी, तो थी 15 महिलाएं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सौंपा गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया तथा इसी दिन सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की क्या की थी? रूपरेखा थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। और 8 जो थे समितियों का गठन किया गया, उसमें कौन सबसे बड़ी समितियां, उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वो सरदार वल्लभ भाई। देखिए, केवल आप इतना ही याद रखिए, केंद्र जहां पूछे, संघ जहां पूछे वहां जवाहरलाल नेहरू हो जाता है, और प्रांत में जो भी पूछेगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का जब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसकी 2 उप समितियां भी बनाई गई। मौलिक अधिकार की उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जे.बी. कृपलानी को। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का जिम्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। यह संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो कमेटियों का गठन किया गया था उसका ब्यौरा है। अब प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए
20 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। कई एग्जाम में पूछा गया है कि अंबेडकर के साथ कितने सदस्य जो थे प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी, तो इसमें थे अध्यक्ष सहित 7 सदस्य। कौन कौन थे? के एम मुंशी बंबई से निर्वाचित हुए थे। मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। बी एम मित्तल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित थे, निर्दलीय थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया जाता है जिस दिन भारत के लोग सभा में संविधान को अपनाया और लागू किया और स्वयं को सौंप। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भाग। 26 जनवरी 1949 को जो संविधान अपनाया गया उसमें क्या थे, 22 भाग, प्रस्तावना के साथ 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। मतलब शुरुआत में जो भारतीय संविधान में कितने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 22 भाग थे 22, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। तो हम देखेंगे संविधान सभा के विकास का चरण। भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे संविधान के निर्माण। अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरी। ये कई बार एग्जाम में आया गया है। प्रथम चरण, यह चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। पहला जो बैठक थी वो थी 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। इसमें क्या हुआ, इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। मतलब कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे उसी के तहत प्रथम चरण में उसी पर कार्य किया गया। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। उसके बाद से फिर द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। यह चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1947 तक चला। इस दौरान संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। क्योंकि हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत को आजादी प्राप्त हो गई थी और इसके तहत एक प्रभुत्व संपन्न और अस्थायी संस्था के रूप में ये संविधान सभा कार्य करना आरंभ किया। तृतीय चरण की जो शुरुआत हुई, तृतीय चरण, यह चरण 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला। इस दौरान संविधान सभा तब तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए और नई संसद का निर्माण नहीं हो गया। मतलब यही जो संविधान सभा थी ये मार्च 1952 तक भारत में शासन करती रही, शासन कार्य को भी देखती रही, जब तक कि पहला आम चुनाव 1952 में नहीं हो गया तब तक यही निर्वाचित प्रतिनिधि जो थे इन नई संसद के रूप में कार्य करते रहे। संविधान दिवस 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 2015 में हुआ क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन के रूप में मनाया गया था। मोदी सरकार ने ही ये शुरू किया था
ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन के रूप में इसको मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इसका किया है, करंट का चीज है, लेकिन आप लोग जान लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। भारतीय संविधान ब्रेल लिपि में, इसका विकास किसने किया है? बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड तथा सावी फाउंडेशन ने साथ मिलकर संविधान को ब्रेल लिपि में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। 25 नवंबर 2018 को इसके पहले भाग का प्रकाशन भी कर दिया गया है। इस तरह आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। मेरा कोड है AKS001। आप हमारे कोड के तहत एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे वीडियो तक को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे उद्देशिका तथा संघ राज्य क्षेत्र, जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।